अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जितने डिडक्शन मेथड लिखे हैं ना, उन सब के बारे में एक बात लिख लें कि अगर आरवी नहीं बताई गई, अगर आरवी नहीं बताई तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा बाकी सब में जीरो अज्यूम कर लेंगे, रिड्यूसिंग में 1 रुपया अज्यूम कर लेंगे। अगर आरवी नहीं गिवन तो जितने भी डेप्रिसिएशन मेथड हैं उन सब में देखें आप, डेप्रिसिएशन के फार्मूले में कॉस्ट माइनस आरवी आ रहा है। जितने भी मेथड्स किए उनमें रिड्यूसिंग बैलेंस के अलावा हर फार्मूले में कॉस्ट माइनस आरवी आ रहा है। तो अगर आरवी नहीं दी तो फिर क्या करें? तो जीरो अज्यूम कर लें। और आरबीएम में अगर डिडक्शन रेट निकालना पड़ रहा है तो उसके लिए भी तो आरवी चाहिए ना। तो फिर वो जीरो से काम नहीं चलेगा, जीरो करेंगे ना तो वो पूरा रूट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आरबीएम के लिए अगर रेट निकालना है और आरवी की ज़रूरत है तो उसको 1 रुपया मान लेकर नहीं दी हुई। रिपीट कर रहा हूँ, जितने डिडक्शन मेथड्स पढ़े इन सब में जहाँ जहाँ आरवी की ज़रूरत है, अगर कुछ नहीं बताया तो आरबीएम के अलावा बाकी सब में आरवी जीरो रख लेंगे और आरबीएम में 1 रुपया रख लेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं चार्ज पॉलिसी। मेथड हो गए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर ली। अब एक चीज है चार्ज पॉलिसी। चार्ज पॉलिसी से मुराद ये है कि अगर एक एसेट की लाइफ 3 साल है, ये एक एसेट की यूजफुल लाइफ है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? एसेट की सालगिरह पे या अकाउंटिंग ईयर एंड पे? अकाउंटिंग ईयर एंड पे। तो अगर तो एसेट खरीदा गया था किसी अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन, तो इधर एसेट की सालगिरह आएगी, उधर अकाउंटिंग ईयर एंड आएगा। तो जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एसेट को इस्तेमाल हुए भी साल हो गया होगा। तो हम जब अकाउंटिंग ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो साल ही की डेप्रिसिएशन होगी। मसला तब आएगा अगर एसेट जब खरीदा है तो वो कोई साल की शुरुआत नहीं है। जैसे अगर मैं डेट्स लेके बताऊं ना, अगर ऐसा होता कि एसेट खरीदा होता किसी साल के मिड में, तो जब अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 20 आता तो एसेट खरीदा था कहीं जुलाई 20 में। इस दिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगेंगे तो जो फार्मूले का आंसर आएगा वो कितने अरसे की डेप्रिसिएशन निकलेगी? जो फार्मूले का आंसर निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो मर्जी लगा लें, वो तो साल की निकल रही होगी। लेकिन क्या इस साल में ये एसेट पूरा इस्तेमाल हुआ है? नहीं। इसका फैसला चार्ज पॉलिसी में किया जाता है। अच्छा, ये मसला आएगा ही सिर्फ पहले और आखिरी साल में। देखें, जिस अकाउंटिंग ईयर में एसेट को खरीदा है, इस 12 महीने में एसेट पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ? नहीं। 2021 में? हाँ। 22, 23 में? नहीं। तो मसला आएगा पहले और आखिरी साल में। क्या मसला आ रहा है और ये मसला क्यों आ रहा है? कि एसेट जिस दिन खरीदा जाएगा वो अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन नहीं है। तो मसले वाली बात क्या है इसमें? अकाउंटिंग ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो तब तक तो साल नहीं हुआ होगा इस एसेट को। इस मसले का हल चार्ज पॉलिसी है और ये 2 तरह की पॉलिसीज चलती हैं। एक फुल ईयर बेसिस है, अच्छा मसला समझ आया कि मसला ही समझ नहीं आया? मसला यह है कि जो डेप्रिसिएशन के फार्मूले पड़े थे उन फार्मूलों में से जो मर्जी लगा लें, उससे आंसर तो 1 साल का निकलना है। और वो डेप्रिसिएशन हम चार्ज किस दिन कर रहे होंगे? अकाउंटिंग ईयर एंड पे कि एसेट के साल पूरा होने पे? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एसेट तो पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसी तरह आखिरी साल में मसला आएगा, एसेट तो पूरा साल इस्तेमाल में रहा ही नहीं। इन पहले और आखिरी साल के मिसमैच की वजह से कंपनी फैसला करती है कि हमने क्या करना है।
एक कहलाती है फुल ईयर बेसिस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि साल के एंड पे देखेंगे, अकाउंटिंग ईयर एंड पे एसेट हमारे पास था या नहीं था तो पूरे साल की डेप्शन लगा देंगे। एसेट है, पूरे साल की डेप्शन लगा देंगे। एसेट है, पूरे साल की डेप्शन लगा देंगे। एसेट है, नहीं, कोई डेप्शन नहीं लगेगी। तो फुल ईयर बेसिस एक चार्ज पॉलिसी है कि पूरे साल की डेप्शन चार्ज हो जाएगी। हम जिस अकाउंटिंग ईयर पे एंड पे खड़े हैं, देखेंगे एसेट उस दिन मौजूद है कि नहीं है तो पूरे साल की डेप्शन चार्ज कर देंगे, चाहे 2 दिन पहले क्यों ना खरीदा हो, चाहे 3 महीने पहले क्यों ना खरीदा हो। और अगर मौजूद नहीं है तो फिर डेप्शन को चार्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। अच्छा, किसका अदरवाइज, क्या अदरवाइज? अगर साल के एंड पे नहीं है तो और एक होती है मंथली बेसिस। ये दो है जो मशीन चल रही होती हैं। मंथली बेसिस में क्या होगा, क्या लगता है नाम से? ईयर एंड में देखेंगे उस साल में कितने महीने एसेट इस्तेमाल में रहा, उतने महीने की डेप्शन चार्ज हो जाएगी। पूरा साल रहा कोई मसला नहीं, पूरा साल रहा कोई मसला नहीं, जितने महीने इस्तेमाल में रहा उतने महीने की डेप्शन चार्ज हो जाएगी। तो मंथली बेसिस पे होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट इज हेल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये बात ना भी सवालों के साथ ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जी क्या क्या? हाँ, नहीं, इस किस्म के मसलों का हल कंपनी की मर्जी है कि वो ये पॉलिसी रखना चाहते हैं या ये पॉलिसी रखना चाहते हैं। नहीं ना, इनमें से कोई एक तरीका रखना है। कंपनी इनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करेगी। मसला क्या है यहाँ पर, क्या किस मसले की बात हो रही है? मसला यही है ना कि हम जब अकाउंटिंग के एंड पे डेप्शन कैलकुलेट करते हैं तो एसेट की जिंदगी के पहले साल में और आखिरी साल में ये अकाउंटिंग ईयर से मैच नहीं कर रहा, पूरे 12 महीने मैच नहीं कर रहे, तो हमने अकाउंटिंग के एंड पे डेप्शन तो करनी है ना कैलकुलेट। तो वो कैसे करनी है, कंपनी की मर्जी है, या वो ये पॉलिसी रखेगी या फिर ये पॉलिसी रखेगी। इन दोनों में से कंपनी कोई एक असूल चलाएगी। इन दोनों में से कोई एक तरीका है जो कंपनी चला रही होगी। एग्जाम में इनमें से कौन सा तरीका जो कहा होगा, और अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट ये है, बाय डिफॉल्ट ये।
वो नोटेड, सवाल लिखें। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। A machine was purchased. A machine was purchased on 1st November 2017। 1st November 2017, नवंबर 11वां महीना होता है। 1st November 2017 for 360,000, 3,60,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 साल। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 years। अच्छा, आगे चल के ना डिस्पोजल पढ़ना है हमने, लेकिन अभी ही एक बात बता देता हूं। लाइफ का अंदाजा लगा लिया, 6 साल यूज करेंगे, तो अब कोई मजबूरी है कि 6 साल से पहले जान नहीं छुड़ा सकते? अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं पहले, बिल्कुल बेच सकते हैं। तो फिर हम बेचने का इंतजार ही कर लेते, देख लेते कितना अरसा इस्तेमाल करते हैं, तभी पता चल जाता यूजफुल लाइफ कितनी है। शुरू में ही अंदाजे लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। तो इसलिए अंदाजा लगाया यूजफुल लाइफ 6 साल, लेकिन अल्टीमेटली जरूरी नहीं है कि पूरे 6 साल इस्तेमाल हो, हम पहले भी बेच सकते हैं। तो यही हुआ कि द मशीन वॉज सोल्ड, द मशीन वॉज सोल्ड, द मशीन वॉज सोल्ड on 31st July 2020। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। जी जी वही होती है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले साल से ही टोटल लाइफ का अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब 2 साल गुजरने के बाद किसी वजह से बेचना पड़ गया तो पड़ गया, नहीं, यूजफुल लाइफ 6 साल। जब खरीदा होगा ना, तब इरादा नहीं था 2020 में बेचने का, तब यही सोचा था कि 6 साल इस्तेमाल करेंगे। किसी वजह से 20 में बेचना पड़ा, वो लॉकडाउन हो गया, नौकरी चली गई, फिर खर्चे पूरे करने थे, तो इसलिए फिर वो बेचना पड़ गया। शुरू में 6 साल का इरादा किया हुआ था। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन 2017 की, 2018 की, 2019 की और 2020 की। इफ 2017 से लेके 2020 तक की हर साल की डेप्रिसिएशन बतानी है। इफ पार्ट ए फुल ईयर बेसिस इज यूज्ड और पार्ट बी मंथली बेसिस इज यूज्ड। अच्छा, इस मंथली बेसिस को ना टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस भी कहते हैं। टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। हाँ जी, आप बताइए 8 फिगर्स लिखें कितने। फुल ईयर में चलेंगे तो यहाँ क्या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी, और मंथली बेसिस पे चलेंगे तो क्या होगा? करें कोशिश, मैं तो बता ही दूंगा, आप कोशिश करिए।
हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक साल की डेप्शन तो हो गई कितनी, 60,000। एक साल की डेप्शन, वैसे 12 महीने की 60,000। फुल ईयर बेसिस पे आते हैं। 2017 में ऐसे खरीदा जा चुका था, तो 31 दिसंबर पे मौजूद था ना, तो पूरे साल का 60,000 60,000 60,000। लेकिन जुलाई 20 में बेच दिया, अब 20 के एंड पे ये मौजूद नहीं है, कोई डेप्शन नहीं। साल के एंड पे मौजूद है तो पूरे साल की डेप्शन, नहीं है तो बस गया, चाहे 11 महीने यूज होके क्यों ना गया हो। और अगर मंथली बेसिस पे चले तो 2017 में ये 2 महीने था तो 2/12 10,000। 2018 में पूरा साल मौजूद रहा, 2019 में पूरा साल मौजूद रहा, और यहां पर 7 महीने इस्तेमाल होके बिक गया 35,000। ये मंथली बेसिस है कि जिस साल में डेप्शन कैलकुलेट हो रही है, देखेंगे कि उस साल में कितने महीने एसेट मौजूद रहा, तो उतने महीने की डेप्शन आ जाएगी। और फुल ईयर बेसिस में अगर साल के एंड पे मौजूद है तो पूरे साल की डेप्शन, नहीं है तो नहीं। इनमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? यही है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यही। हाँ, अगर सवाल में क्लियरली कह दिया है कि फुल ईयर है तो बस फुल ईयर है। अच्छा, बातों का ऐसा हो सकता है कि आप ये तरीका लगा ही ना सकें। ये तरीका तब नहीं लगा सकेंगे अगर मैं आपको कहता कि एसेट ड्यूरिंग 2017 खरीदा था। अभी तो बताया ना कि 1 नवंबर को, अगर कहता ड्यूरिंग 17 खरीदा था और ड्यूरिंग 2020 बेच दिया, तो फिर ये नहीं लगा सकते थे, फिर यही लगाना पड़ता, तो मजबूरन फिर ये लगाना पड़ता, वरना प्रायोरिटी है फुल ईयर, मंथली। और मैंने इसका एक नाम बताया था अभी, इसको टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस भी कहते हैं। इन फिगर्स में कोई परेशानी मुश्किल जी बताए, मैं बात सुन लूं आगे। ये क्या बात हुई यार, हैं? चले जाइए, आप तो वैसे भी शायद नहीं आ रहे कल परसों से। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। ठीक है, जाइए। हाँ जी, फुल ईयर मंथली। चले लिखें सवाल। और एसेट की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट 4,04,00,000। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। डेट ऑफ परचेज बताई है 1 अप्रैल 2018। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन रेट 20%। asset was sold on 30th June 2021 2021। 18, 19, 20, 21 डेप्रिसिएशन बता दें।
फुल ईयर से भी और मंथली बेसिस से भी करें। है जी 18, 19, 20, 21। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा 2018 से मुराद क्या है? फर्स्ट 2018 मैंने कहा है फर्स्ट जुलाई 17 से 30 जून 18। अकाउंटिंग ईयर मैंने कहा है जुलाई से जून है, तो 2018 ईयर से मुराद है वो ईयर जो फर्स्ट जुलाई 17 से 30 जून 18 तक चल रहा है, ये मुराद है 2018 से। ये जब आपको ये बात अगर नहीं पता तो फिर ध्यान से सुने। अकाउंटिंग ईयर्स वो 12-12 महीने का पीरियड है जिनकी हम अकाउंटिंग जिसके हिसाब से चला रहे होते हैं। जो भी आपको अकाउंटिंग के सवालों में चाहे इनकम स्टेटमेंट मांगी है, चाहे कोई टी अकाउंट मांगा है, कोई फिगर कैलकुलेट करने को कही है फॉर द ईयर एंडिंग, तो वो किस ईयर की बात हो रही है? कैलेंडर ईयर की नहीं, अकाउंटिंग ईयर की। अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं है कि जनवरी दिसंबर हो, जुलाई से जून भी हो सकता है, अप्रैल से मई मार्च भी हो सकता है, अक्टूबर से सितंबर हो सकता है, कोई भी सेट ऑफ 12 महीने ये अकाउंटिंग ईयर हो सकते हैं। अब उसमें अगर जैसे सवाल की बात करूं तो अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक चल रहा है? जुलाई से, यानी फर्स्ट जुलाई से 30 जून तक। तो अगर ऐसी तरह से अकाउंटिंग ईयर हो जो कैलेंडर ईयर से डिफरेंट है, जैसे कैलेंडर ईयर होता है ना कैलेंडर ईयर, तो अगर 2020 का मतलब है 2020 जनवरी 20 से दिसंबर 20, 2017 का मतलब है 2017 जनवरी 17 से दिसंबर 17। लेकिन अकाउंटिंग ईयर अगर जनवरी दिसंबर के अलावा है तो अब इसमें 2 कैलेंडर ईयर टच हो जाएंगे। वो ईयर जो फर्स्ट जुलाई 17 से शुरू हो रहा होगा वो अकाउंटिंग ईयर का खत्म होगा 30 जून 18 में। इसी तरह वो अकाउंटिंग ईयर जो फर्स्ट अक्टूबर 19 को शुरू हो रहा होगा वो 12 महीने कब खत्म होंगे? 30 सितंबर 20। तो ये अकाउंटिंग ईयर इस तरह से होते हैं। अब आपको अगर यहां पर 19 और 20 दोनों डिजिट नजर आ रहे हैं तो सवाल में अगर लिखा मिलता है कि फॉर द ईयर 2021, अक्टूबर से सितंबर अकाउंटिंग ईयर है, और कहा जाता है आप लोग अकाउंट बना दें फॉर द ईयर 2021, तो इससे मुराद कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? जो 2021 में एंड हो रहा है। देखें एक ये भी है फर्स्ट अक्टूबर 20 से 30 सितंबर 21, और एक ये भी है। अब 21 तो आपको दोनों में नजर आ रहा है, लेकिन वैसे बोलने में पहचान 2021 किसको कहा जाएगा? किस अकाउंटिंग ईयर को इनमें से 2021 बोला जाएगा? इसको। जहां अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ना वो उसकी पहचान बन जाती। जैसे अगर अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, जुलाई से जून, तो अकाउंटिंग ईयर 2016 किसको बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर 2016 2016 किसको बोला जाएगा? जो जुलाई 15 से जून 16 है। इसी तरह अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से मार्च, तो अकाउंटिंग ईयर 2020 किसको बोलेंगे? जो अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक जा रहा है। तो ये अकाउंटिंग ईयर्स की पहचान होती है। तो मैंने अगर आपसे रिक्वायरमेंट पूछी है कि 2018, 19, 20, 21 अकाउंटिंग ईयर्स की डेफिनेशन बता दें, तो मैंने कौन से 4 साल पूछे? 30 जून 18 को जो ईयर एंड हो रहा है उसको मैंने 2018 कहा है, 30 जून 19 को जो ईयर एंड हो रहा है उसको मैंने 2019 कहा है। ये बात समझे? चले फिर ये 8 फिगर्स कैलकुलेट करें।
हाँ जी डन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस। हाँ जी डन। फुल ईयर चलाते हैं पहले। कॉस्ट कितनी? 4 लाख। पहले साल पूरे साल की डिडक्शन चार्ज होगी 80,000, बाकी रह गया 320। दूसरे साल यानी 2018 फिर पूरे साल की डिडक्शन 64,000, बाकी रह गया 256,000। 2020 में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन 51,200, बाकी रह गया 204,800। 2021 के एंड पे ये मौजूद है। 30 जून पे बेच रहे हैं, मौजूद है। आखिरी दिन मतलब एंड पे मौजूद है, नहीं गया। चाहे शाम 4:55 पे बेचा, नहीं अजम्पशन किस बात की? आखिरी दिन मौजूद है उसी को बोलेंगे ना जो डे एंड पे भी मौजूद है। देखिए अगर कह रहे कि जी रात को क्या खाना बचा हुआ है, तो वही है ना जो बचा रह गया है। वो तो नहीं जो आखिरी वाले में सब चट कर गए, वो तो नहीं बचा रह गया ना, उसके लिए तो नहीं बोला जाएगा कि बचा रह गया। अगर स्टोर के अंदर पूछा जा रहा है बताओ तुम्हारे पास शाम को कितने पैसे बचे हुए हैं, तो शाम को कितने पैसे बचे हुए हैं ये उनकी बात हो रही है जो शाम तक बचे रह गए हैं। बिल्कुल आखिर में जाते जाते सारे खर्च कर दिए तो बोलेंगे कि जी शाम तक बचे हुए हैं, नहीं। तो 30 जून आखिरी दिन है, तो वो भी तो एक दिन है ना, बहरहाल उस दिन भी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो हम अगर कहेंगे कि ईयर एंड पे एसेट मौजूद है, तो उसका मतलब है कि ईयर एंड हो गया, वो दिन खत्म हो गया, अब भी मौजूद है। अगर आखिरी दिन बेच दिया तो उसके बारे में नहीं कहा जाएगा कि वो ईयर एंड पे मौजूद है। तो बेशक शाम को 30 जून के 4:59 पे बेचा, बस गया। तो साल के एंड पे मौजूद होने का मतलब है, आप इसको एक और तरह से पहचान सकते हैं। जो चीज किसी साल के एंड पे मौजूद होगी, जैसे सीडी बैलेंस होता है, तो फिर वो अगले दिन बीडी भी तो होगा ना। तो ये 30 जून को बेच दिया तो अगले दिन बीडी है ये नहीं, तो ये नहीं रह गया, खत्म। तो 2021 में कोई डेप्शन नहीं होगी इसकी, है क्या? तो फिर 30 जून 21 पे तो था ना, तो फिर पूरी डेप्शन आती। नहीं फिर अगले साल के नहीं करते। अगर 1 जुलाई 21 पे बेच देते तो उसका मतलब 2022 में नहीं होता। तो मैंने सवाल में पूछा नहीं ना, अगर मैं 2022 भी पूछ लेता तो 2022 में बेचने का बताता। फिर मैंने जो कि बेचना बताया ही 30 जून 21 है, इसलिए आपसे बस 21 तक पूछा। अच्छा, इसमें अभी ये बात नहीं हो रही कि क्या सर एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे 4 साल पूछे जाएंगे, नहीं। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल फ्लैश एग्जाम क्वेश्चंस तक पहुंचेगा तो देखेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ फार्मूले, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इस पे चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी कैलकुलेशंस है। तो तक इस FAR 1 में सबसे ज्यादा टाइम मुझे जिन चैप्टर्स पे लगना है उनमें से ये एक है। तो ये कैलकुलेशंस अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पक्के कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन 2021 में चार्ज नहीं होगी। किसी को दिल को इत्मीनान ना आ रहा हो, नहीं होगी चार्ज, है नहीं होगी चार्ज। अगर हम मंथली बेसिस पे चलें तो 4 लाख पे 2018 में कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 3 महीने, क्योंकि 30 जून तक 3 महीने होंगे। तो 4 लाख पे 20%, 3/12, 20,000, बाकी रह गया 380। इस पे 2019 में पूरा साल चार्ज होगा 76, बाकी रह गया 304। 2020 में भी पूरा साल कितना रह गया? 243। 2021 में 2021 में
पूरा साल होगी चार्ज या नहीं होगी? पूरा साल होगी, क्योंकि पूरे 12 महीने इस्तेमाल होके गया है। तो पूरे साल की रेफरेंस चार्ज होगी, क्योंकि मंथली बेसिस में है कि वो उस साल में कितने महीने इस्तेमाल में रहा, तो वो तो पूरा साल में इस्तेमाल में रहा, तो यहां पूरे साल की रेफरेंस चार्ज होगी। कोई सवाल परेशानी? जी जी, 22 की मांगी थी, 22 के पहले जो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे 2020 मांगा था, तो 2020 के ही दरमियान में बिक गया कहीं। इस सवाल में 2020 के एंड तक मौजूद रहा? नहीं, मंथली नहीं, फुल ईयर बता रहा हूँ। मंथली में? अच्छा अच्छा जी। सवाल ये पूछा है कि अगर ये जो मैंने भी आपको इस एसेट का बेचना बताया, क्या तारीख बताई? 1 जून बता देता तो फिर 1 जून को बेच देते तो फिर जून काउंट ना होता, फिर 11 महीने होते। अच्छा, मैंने खरीदना कब बताया है? अगर 30 अप्रैल बताता तो मेरी पूरी बात ध्यान से सुने, ये बेचने वाली बात कर दी मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने सवाल में खरीदना 1 अप्रैल बताया था, अगर खरीदना 30 अप्रैल बताया होता तो फिर अप्रैल काउंट ना होता। तो ये सिंपल सा असूल है कि जिस महीने में खरीदा बेचा है, अगर वो महीना इस्तेमाल हुआ है तो काउंट करना, नहीं हुआ तो काउंट नहीं करना। क्या जी? अगर खरीदा है और आखिरी दिन खरीदा है तो वो महीना नहीं हुआ ना इस्तेमाल, तो वो महीना नहीं काउंट होगा। अच्छा, अब अगर खरीदा है पहली या आखिरी को, तो फिर इसमें पहचानना आसान है कि काउंट करना है कि नहीं करना। अगर 11 तारीख को खरीदा, फिर 23 तारीख को खरीदा, फिर हाँ जी, ना ही 11 को ना ही 23 को। अगर इसमें इस तरह की डेट्स हो जाएं तो फिर सवाल वाला इसका कोई ना कोई हल यकीनन बताएगा। वो उसका हल बता देगा कि जिस महीने में खरीदा है आप मान लें उसको पूरा, या जिस महीने में बेचा है उसको पूरा मान लें, फिर सवाल वाला बताएगा। चलो, सवाल वाले ने भी नहीं बताया, तो सिंपल राउंडिंग ऑफ का असूल है, आधे से कम है तो 0 कर दें, आधे से ज्यादा है तो पूरा काउंट कर लें। यानी अगर 11 तारीख को खरीदा है तो पूरा महीना काउंट कर लेंगे। अगर 11 को खरीदा है तो आधे महीने से ज्यादा इस्तेमाल हो गया ना, और अगर 23 को खरीदा है तो फिर ना काउंट करें। और अगर बिल्कुल चांद रात, बिल्कुल मिड में, तो सिंपल राउंडिंग ऑफ, वो फिजिक्स वाली नहीं, न्यूमेरिकल मैथ्स वाली सिंपल राउंडिंग ऑफ ये है कि अगर आधा पहुंच गया है तो पूरा काउंट कर लें। 16 को सुबह 6 बजे खरीदा है, आधा महीना इस्तेमाल हुआ है तो पूरा काउंट कर लें। फुल ईयर बेसिस में कोई मसला नहीं है। फुल ईयर बेसिस साल के आखिरी दिन मौजूद है तो पूरा साल, नहीं है तो नहीं है। मंथली बेसिस में महीने गिनने हैं, और महीने गिनते हुए हम ये देखेंगे कि वो महीना इस्तेमाल हुआ है तो पूरा काउंट होगा, नहीं इस्तेमाल हुआ तो नहीं काउंट होगा। अगर महीना पूरा इस्तेमाल करके आखिर में बेचा है तो महीना काउंट होगा। किसी महीने के शुरू में ही बेच दिया है तो वो वाला काउंट नहीं होगा। किसी महीने के शुरू में खरीद लिया है तो महीना काउंट होगा। किसी महीने के आखिर में खरीदा है तो वो महीना काउंट नहीं होगा। और अगर पहली और आखिरी डेट के अलावा कुछ है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, नहीं तो सिंपल राउंडिंग ऑफ का असूल चलाएंगे। और लिखें सवाल। जी ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल को जोश से नहीं करना, होश से करना है। कॉस्ट ऑफ एसेट 250,000 2,50,000। आरवी 10,000। यूजफुल लाइफ 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स। डेट ऑफ परचेज 1 मई 2021, 1 मई 2021। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। मशीन या एसेट, पता नहीं क्या एसेट का था। एसेट प्रोड्यूस्ड
एसेट प्रोड्यूस्ड 1600 यूनिट्स इन 2021। चले 2021 की डेप्रिसिएशन बताइए, 2021 की डेप्रिसिएशन बताइए। ये तो आपने सोचना है, इसलिए तो कह रहा हूँ होश से करना है सवाल, सोचें और करें। हाँ जी, मैंने तो अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो ये नहीं बताया कि फुल ईयर से करना है कि मंथली बेसिस से करना है, बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस। ठीक, कॉस्ट कितनी? 250 आरवी 10,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 8/12 करूं? ये क्या चीज है? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। एक यूनिट की इतनी डेप्रिसिएशन है, एक यूनिट बनाएगा तो इतनी डेप्रिसिएशन है, इतने यूनिट्स बनाए तो इतनी डेप्रिसिएशन है। ईयर इसमें कहां से आया? मतलब या तो हो ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में हम क्या कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन का फार्मूला था अगर 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 साल यूजफुल लाइफ, ये आंसर क्या था? 1 साल 12 महीने की डेप्रिसिएशन, तो उसमें से फिर 7 महीने लिए थे। ये तो ऑलरेडी हमने उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से निकाली है जितने यूनिट्स इसने बनाए हैं, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि फुल ईयर है कि मंथली बेसिस। यहां पर तो कैलकुलेशन ही यूनिट्स के हिसाब से हो रही है। यहां तो कहीं नहीं लिखे महीने, ईयर कहीं नहीं लिखा, कहीं ईयर है ही नहीं यहां पर, कहीं भी यहां पर ईयर नहीं। तो ये जो फुल ईयर और मंथली बेसिस है, ये टेंशन है यूनिट्स और आवर्स मेथड की नहीं है। ये जो फुल ईयर वाला मसला है ना, फुल ईयर, ये टेंशन है स्ट्रेट लाइन की, रिड्यूसिंग बैलेंस की और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की, क्योंकि इन तीनों में ईयर का इस्तेमाल हो रहा है। बस याद हो गई बात, लिखें। ये जो फुल ईयर और ये जो चार्ज पॉलिसी वाला टॉपिक पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के लिए है, आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड पे नहीं लगता ये। क्योंकि इनके डेप्रिसिएशन के फार्मूले में कहीं ईयर इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। जैसे फोटोकॉपियर वाला कहता है जी आपने आज तक ना 1600 कॉपीज कराई हैं, तो एक कॉपी के मैं 3 रुपए लेता हूं, तो 1600 इंटू 3 रुपए, इसमें कहीं महीने भी आएंगे? नहीं, वो कह रहा है इतनी टोटल कॉपीज कराई। तो हमें इन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, यूनिट्स मेथड में, आवर्स मेथड में कहीं हम महीने, ईयर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही इस हिसाब से कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स बने। इसी तरह से आवर्स मेथड भी हो सकता था। तो ये जो फुल ईयर और मंथली बेसिस का मसला है ना, ये यूनिट्स मेथड और आवर्स मेथड के लिए नहीं है। ओके, सम ऑफ ईयर पे भी लगेगा। अच्छा, सम ऑफ ईयर पे कैसे लगेगा इसको, इसका भी एक सवाल देख लेते हैं, लेकिन ज्यादा मैस ना मचे तो बस लाइफ थोड़ी सी कर लेता हूं। एसेट की कॉस्ट, सम ऑफ ईयर का सवाल कर लेते हैं। एसेट की कॉस्ट 240,000
एसेट की कॉस्ट है 2,40,000। यूजफुल लाइफ 3 साल है, यूजफुल लाइफ 3 years। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज फर्स्ट अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर मुझसे रिक्वायर्ड है 2018, 2019, 2020, 2021 इनकी डेप्रिसिएशन करनी है कैलकुलेट। 2018, 19, 20, 21 इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फुल ईयर बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। जय ये देखो चौथा स्टूडेंट बाहर जा रहा है अभी, क्लास को मसला है, किसी और ने जाना है चला जाए। नहीं वो तो आप आए जरूर, लेकिन चौथा स्टूडेंट है जो भी उठ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो भी चला गया। वो आप थे या चला गया, वापस आ गए। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में कॉस्ट कितनी है? हाँ जी 240। तो पहले साल की डिडक्शन कैसे चार्ज करें? 240 आरवी तो है नहीं, तो अब इनमें क्या बांटू मैं? सम कर लिया, 6 आ गया, फिर 3, 2, 1। जी 3 साल नहीं गए थे मैंने? यूजफुल लाइफ मैंने 3 साल नहीं गई थी? हाँ 3 साल। 3 कहा था ना भाई? हाँ तो 3 लिखा है मैंने यूजफुल लाइफ 3 साल का है ना? हाँ तो 3 लिखा है सामने। कितना हो गया? 120, 80, 40। इन फिगर्स पे कोई एतराज है तो बताएं। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इस एसेट की जिंदगी 3 साल के मैंने 3 फिगर्स निकाले हैं। अब अभी मैंने सिर्फ ये 3 फिगर्स निकाली हैं। ये 3 फिगर्स क्या हैं? एसेट की जिंदगी के पहले साल की डिडक्शन ये, एसेट की लाइफ के दूसरे साल की डेप्रिसिएशन ये, एसेट की लाइफ के तीसरे साल की डिडक्शन ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से एसेट के 12 महीनों ही की डिडक्शन निकलती है। अब ये 3 फिगर्स एक बार निकल आई ना, अब आंसर बनाते हैं। एसेट की जिंदगी कब से कब तक चल रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ना? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। एसेट की जिंदगी ये चलनी है। एसेट की लाइफ के 12 महीनों की, इन 12 महीनों की डेप्शन कितनी? 120। इन 12 महीनों की 80, इन 12 महीनों की 40। ये मैंने अभी तक अकाउंटिंग ईयर नहीं लिखा। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एसेट की लाइफ कितनी है? 3 साल, या नहीं यकीन आ रहा अभी तक? 3 साल लाइफ है। ये उन 3 साल जो यूजफुल लाइफ के 3 साल है ना, ये मैंने उनके 3 हिस्से निकाले हैं अभी। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग ईयर्स में क्या करना है। फुल ईयर बताता हूं पहले फुल ईयर। खरीदा कब ये? तो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड कब आएगा? 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं हम। एसेट मौजूद है एंड पे? बिल्कुल है। 19 के एंड पे मौजूद है? बिल्कुल है। 20 पे मौजूद है? बिल्कुल है। 31 दिसंबर 21 पे मौजूद है? नहीं है जी।
3 साल लाइफ है ना, 3 साल लाइफ बताइए ना मैंने, बस तो उसकी लाइफ है ना, 3 साल बताइए। एसेट की लाइफ 3 साल बताइए। उसके बाद मैंने बेशक आपको इसको बेचने की डेट नहीं बताई, लेकिन 3 साल लाइफ बताइए, तो 3 साल बाद बेच देंगे। मैं एग्जामिनर हूं, मैंने आपको बताया कि 3 साल लाइफ है, तो एसेट की जिंदगी जब 3 साल पूरी हो जाएगी तो बेच देंगे, फेंक देंगे, कुछ भी कर लेंगे, 3 साल एंड पे खत्म कर देंगे ना उसका इस्तेमाल, है ना। अब उन 3 साल की डेप्रिसिएशन ये 3 अकाउंटिंग ईयर्स नहीं लिखे हुए ब्लैक में मैंने, ये मैंने एसेट की लाइफ के 3 साल लिखे हुए हैं। ये काली काली फिगर्स में बताएं, पहले कोई एतराज है तो है नहीं। अब मैं अकाउंटिंग ईयर्स पे आता हूं। पहला अकाउंटिंग ईयर यानी 2018, जब ईयर एंड आया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, तो ये ईयर एंड पे मौजूद था। पहली दफा डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे ना, तो पहली डेप्रिसिएशन 2018 के नाम कर दी। देखें, ये एसेट्स की 3 डेप्रिसिएशंस लिखी हुई हैं। पहली दफा डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करने लगे, तो बस पहली डेप्रिसिएशन इसके नाम कर दी। 2019 आया, एंड पे एसेट मौजूद है, दूसरी डेप्रिसिएशन इसके हिस्से में आ गई। 2020 अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, एसेट मौजूद है, तीसरी डेप्रिसिएशन इसके हिस्से में आ गई। 2021 के एंड पे मौजूद है, नहीं, डेप्रिसिएशन भी वैसे भी कोई नहीं बची। ये फुल ईयर बेसिस है, इसमें कोई एतराज परेशानी। देखें, पहले ना हमें सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से एसेट की लाइफ की फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फिर देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा हिस्सा हम किस अकाउंटिंग ईयर में ले। तो चूंकि 31 दिसंबर 18 अभी पहला ही साल एंड हुआ था और हमें उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की लेनी थी, तो मतलब पूरे साल की फुल डेप्रिसिएशन 1/20, और 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, खत्म हो गई, तभी तो 2021 के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा। अब अगर इसी को हम मंथली बेसिस देखें, दो 2018 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? ठीक है, शाबाश। 2018 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 1,20,000 इंटू 9/12, 90,000। दो 2019 की कैसे होगी जी? 3 मंथ पुराने और हाँ जी, 1,20,000 तो पूरा कर लें पहले, फिर अगले को इस्तेमाल करना शुरू करें। ये क्या हो रहा है? 1,20,000 इन 12 महीनों का है। इस अकाउंटिंग ईयर में क्या होगा? 1,20 का ये हिस्सा, 80 का ये हिस्सा। 2019 2020 में क्या होगा? 80 का ये हिस्सा, 40 का ये हिस्सा। 2021 में क्या होगा? 40 का ये हिस्सा। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में पहले हर 12 महीने की फिगर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको अकाउंटिंग ईयर्स में फिट कर लेंगे। ये कितना बना? 90 पूरा मिला के 90 बना। 2020 में क्या करूं? 80 के 3/12 और 40 के 9/12, 50,000। 2021 में क्या करूं? 40 के 3/12 जी, 10,000। ये ऐसे होना चाहिए। आप पूछें जो पूछा है। सर ये तो चीज तो सबसे पहले लिया था जी जी, सर, 3 दिन तक वो नींद नहीं किया, फिर रिपीट क्यों करे? हाँ तो इसलिए तो नॉमिनेट कर रहा हूँ। अभी आपने 3 में डाल दिया, तो वो 2019 में तो हुआ है ना इस्तेमाल, इधर देखो ना। सर इसे नए से शुरू करें। क्यों? अकाउंटिंग है कि सर दूसरा हो गया ना? इस 2019 में पूरे 12 महीने मशीन नहीं रही क्या, या सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हुई है? नहीं सर, देखिए ना सर, ये जो बीच साइकिल का सर पीरियड था सर, वो खत्म हो गया 2018 के अंदर ही, ठीक है सर। वो अब 2019 से नया शुरू होगा। क्या नया शुरू होगा? साल होगा ना, जनवरी से। अच्छा, कैसे करूं बताओ, क्या करूं?
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो कहना चाह रहे हो बताओ ना, बताओ फिगर्स बताओ क्या करो। सर ये खाली ना ये इधर ही रखी है, 2018 हो गया, चलो रख लिया, अब क्या करूं? 2019 का पूरा करना सर 12 महीने। बताना बेटा क्या करूं, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई बताओ ना क्या करूं। 18 को मतलब कितना सर, 80,000 मल्टीप्लाई बाय बस खाली 80,000 की सही है सर। बता दो, सामने रिजल्ट आ जाएगा ना। बताओ, एक 20 में से मैंने 90 कर लिया, ठीक है, फिर 80,000 में से 9/12 ले लूं, सर क्या मतलब बाकी कोई पड़ी है ना, बता दो ना, बता दो। अच्छा, ये जो कोई इस तरह से अगर सवाल जहन में आता है तो ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, आपको फिगर्स जो जहन में आ रही हैं, आप सामने फिगर्स आएंगे तो जवाब मिलेगा ना। मैं कह दूं गलत कह रहे हो तो फिर कॉन्सेप्ट तो ना क्लियर हुआ। तो बताओ ना बेटा, जो कह रहे हो 90,000 आ गया 2018 में, अब आगे क्या करूं? सर मैं कह रहा हूं सर 2019 के लेवल पूरी डेप्रिसिएशन बता ना मेरे बच्चे, बता क्या करूं, बोलो फिगर बोलो। 80,000, बस 80,000 लिख दूं या कुछ 9/12 करूं? सर पूरा साल ही है ले 80,000 लिख दिया, आगे क्या करूं? सर, आगे भी 20 का भी सीरियसली है, 20 दे रहे 40। 2020 से अच्छा 2018, 2019, दो या मंथली बेसिस बता रहे हो ना? हाँ 2020 का क्या करूं? सर 2020 का सर आप 50,000 कर दो, 50 क्यों? 50 कह रहे हो सर, 40 कर दिया। 2021 में सर 3 महीने इस्तेमाल हो गए किसको करूं, बताओ क्या करूं? सर, पुराने के दिन वो तो पूरा लिख लिया 40, तो ये तो पूरा एसेट डेप्रिशिएट ना हो सका। ये कितना बन रहा है? किसी के एडजस्टमेंट करने के लिए ये किया कितना बन रहा है ये? 210, 210, हाँ जी 210, तो एसेट तो 240 पूरा डेप्रिशिएट ना हो सका। किसी के एडजस्टमेंट के लिए ये किया गया है। जी बिल्कुल, इस 2,40,000 ने इन 3 साल पे फैलना है, वो हमने इस तरह से फैला दिया। पता चल गया कि इन 12 महीनों की डेप्रिसिएशन ये है, इन 12 महीनों की ये है, इन 12 महीनों की ये एसेट की जिंदगी के 12 महीने निकले। अब एक बार वो फिगर्स निकल आई तो उनको फिर अपने अकाउंटिंग ईयर्स में काट पीट के फिट करना है, ठीक है? तो ये हो गए पांचों मेथड्स। इनफैक्ट यूनिट्स मेथड करा दिया, आर्ट्स भी वैसे ही है, इनमें फुल ईयर और मंथली भी हो गया डिस्कस। अब ये चार्ज पॉलिसी भी डिस्कस हो गई, डेप्रिसिएशन मेथड भी हो गए, और आगे चल के इनकी प्रैक्टिस बार बार आती रहेगी। फिर भी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बताता हूं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में मेथड भी कर लिया, चार्ज पॉलिसी भी कर ली, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पक्की बात। इसके लिए ना कंपनी की मर्जी है वो क्या तरीका चलाते हैं। अगर वो एसेट का अकाउंट अलहदा ग्रॉस पे रखना चाहते हैं, या उनकी मर्जी कि वो एसेट अकाउंट नेट पे रखना चाहते हैं, उनकी किनकी? कंपनी की। स्टूडेंट ने क्या करना है वो भी बताता हूं। ग्रॉस पे रखने से मुराद ये है कि डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट नहीं क्रेडिट। एक और अकाउंट बनाया जाएगा जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट, अच्छा ये अकाउंटिंग हो किसकी रही है, किस वैल्यू की? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये भी कह देता हूं मैं। चले, वो जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट किया ना, ये जो भी आज प्रैक्टिस कर रहे थे, ये उनकी एंट्रीज हो रही। तो अगर बिजनेस ने एसेट अकाउंट को, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को अलहदा रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलहदा रखना है, तो उस सूरत में डेप्रिसिएशन की एंट्री हुआ करेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसकी क्या नेचर है? ये किस नेचर का, किस ग्रुप से ताल्लुक है इसका? नहीं, डेबिट क्रेडिट के हवाले से नहीं पूछ रहा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, ये एसेट है, एसेट ग्रुप का एक कॉन्ट्रा अकाउंट। तभी बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगे? एसेट में से इसको लेस कर रहे होते हैं, और ये क्या चीज है? ये एक्सपेंस है। लेकिन अगर बिजनेस चाहे कि नहीं, एक्यूमुलेटेड का क्या करना है अकाउंट पाल के, तो फिर डेप्रिसिएशन डेबिट
और एसेट ही क्रेडिट। एसेट क्रेडिट 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 करते जाएंगे तो एसेट ही नेट अमाउंट पे आ रहा होगा कि एसेट का अकाउंट ही नेट अमाउंट पे मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन की ये एंट्री करेंगे तो एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो फिर एसेट कम नहीं हो रहा है, एसेट उसी वैल्यू पे आता चला जा रहा है, तो उसको कहेंगे कि एसेट अकाउंट ग्रॉस अमाउंट पे मेंटेन हो रहा है। आप लोगों ने प्रेफर इसको करना है, ये प्रेफर्ड है। ये बताना क्यों जरूरी है, बाद सवालों की मजबूरियां होती हैं, ये करना पड़ता है, वरना प्रेफर्ड ये है। यहां पर यहां क्यों नहीं है? नहीं, कंपनी ने रखा ही नहीं, उसको इज्जत ही नहीं दी, अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया, मतलब ये अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट ही क्रेडिट करते जाते हैं। तो फिर जब एक्यूमुलेटेड का अकाउंट ही मेंटेन नहीं हो रहा तो फिर एंट्री में कैसे आएगा? प्रैक्टिकली भी यही है कि अलहदा अकाउंट रखना ये जरूरी होता है। हमने इस चैप्टर में आगे चल के ना एक चीज पढ़नी है, एसेट स्केड्यूल, तो उसके लिए हमें इसके बैलेंस अलग से चाहिए होता है, तो ये जरूरी होता है अलग निकलना, इसलिए यही फॉलो होता है। ये सिर्फ बाद औकात सवालों की मजबूरियों में करना पड़ जाएगा, वरना प्रेफर्ड यही। इन डबल एंट्रीज में कोई इख्तलाफ परेशानी? जी जी, इसकी समझ नहीं आई? चले फिर एक सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 180,000, 1,80,000। यूजफुल लाइफ 3 साल, 3 years। स्ट्रेट लाइन मेथड है। इन तीनों साल की डबल एंट्रीज भी कर लेते हैं और टी अकाउंट भी बना लेते हैं, इन दोनों तरीकों से, तो फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसे खरीदने की एंट्री, ये मैं वो ग्रॉस वाला तरीका कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे खरीदने की एंट्री, ऐसे डेबिट कैश कर लें, पेबल कर लें, कितना 180। फिर उसके बाद ईयर 1 खत्म हुआ तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। डेप्रिसिएशन डेबिट ग्रॉस वाला तरीका कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 60,000। 60,000, 1,80,000 कॉस्ट है, 3 साल लाइफ है। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फिर से यही, और तीसरे साल भी यही, और बस फिर एसेट को उठा के फेंक देंगे। क्या जी? क्यों कर रहे हैं क्रेडिट? ये डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रही है? एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। एसेट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एक तरफ एक्सपेंस बढ़ता है और एक तरफ एसेट कम होता है, और एसेट कम हो तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो चूंकि हमें इस क्रेडिट एसेट की कमी रिकॉर्ड करनी है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। लेकिन एसेट का नाम यूज करने की बजाय हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट यूज करेंगे। चूंकि ऐसा करने से एसेट कम हो रहा है ना, तो एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है। ये एंट्रीज, अच्छा, इन एंट्रीज को अगर हम टी अकाउंट की शक्ल में डालें तो एसेट के अकाउंट में ईयर 1 में डेबिट आया 180, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आया, CD 180 हो गया। दूसरे साल BD 180, और फिर कुछ भी नहीं, CD 180। फिर तीसरे साल BD 180,
और चूंकि मैंने आपको भी डिस्पोजल नहीं पढ़ाया तो चलें फिलहाल CD 81। एसेट में कहीं कोई डेप्रिसिएशन नेट हो रही है? नहीं। एसेट अब भी किस अमाउंट पे आ रहा है? जितने की उसको खरीदा था, ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस कहते हैं जिसमें से अभी कुछ माइनस नहीं किया होता। अच्छा, इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम का भी एक अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, ईयर 1 में किस साइड पे? डेप्रिसिएशन 60। चूंकि ये एसेट ग्रुप का अकाउंट है तो इसमें फिर CD बैलेंस होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि एसेट ग्रुप का है ना तो CD BD होगा। फिर उसके बाद ईयर 2 आएगा, ये CD BD बन गया। क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है। अब क्या होगा? फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और साल खत्म हो गया। CD कितना बन गया? 120। फिर तीसरे साल ये BD बन गया। ऊपर से जा रहा है सारा है। ये ब्लैक टी शर्ट, जाग रहे हो? नहीं ना? क्या कर रहा हूं मैं? मैंने टी अकाउंट बनाया है, एसेट डेबिट हुआ है 180, उसके बाद दोबारा एसेट डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ। ये मैंने जो ये टेबल क्या बनाया है मैंने? ये मैं हर साल का टी अकाउंट बनाता जा रहा हूं। जब पहला साल खत्म हुआ तो यही CD आ गया। ये मैंने दूसरे साल का टी अकाउंट बनाया एसेट का। ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे मल्टीपल ईयर्स के टी अकाउंट पूछे ना तो एक बड़ा सा टी बना के ये ईयर्स ला सकते हैं बीच में। ऐसा हो सकता है। हाँ जी, लाइंस लगा दें, डॉट लगा दें, लाइंस लगा दें, तो वो CD BD बन गया। और मजीद ईयर 2 में कुछ नहीं हुआ तो यही CD आ गया। तीसरे साल भी ऐसे ही हुआ। क्या मैंने कहीं नहीं एसेट क्रेडिट किया ना दोबारा, तो जब नहीं किया तो ये अकाउंट ऐसे का ऐसा ही रहा, है ना? एक्यूमुलेटेड एसेट का टी अकाउंट बनाया है। पहले साल की एंट्री थी, यहां लिखी, पहला साल खत्म हो गया, CD बन गया। दूसरे साल ये CD BD आ गया, दूसरे साल की फिर एंट्री हुई, अब CD ये बन गया। तीसरे साल ये BD आ गया, फिर तीसरे साल की फिर से एंट्री हुई 60। और चूंकि डिस्पोजल अभी नहीं पढ़ाया तो फिलहाल इसको CD ही कह लेते हैं। और डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस अकाउंट है, वो तो बनता जा रहा है और P&L में जाता जा रहा है। अब इन्हीं से अगर हम SOFP की शक्ल देखें, एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है? 180। ईयर 2 में 180, ईयर 3 में 180। एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है? 60, 120, 180। और आपको सिखाया था कि एसेट बैलेंस शीट में आएगा नेट बुक वैल्यू, जो कि होती है एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 120, 60। अब नेट बुक वैल्यू ये है, लेकिन अकाउंट्स दो अलग अलग मेंटेन हो रहे हैं। और इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए कहते हैं कि इसका अगर CD बैलेंस 120 आ रहा है तो ये 120 क्या शो कर रहा है? 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। ये 2 साल की टोटल डेप्रिसिएशन 120 है ना, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको कहते ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि अगर आप इसका कभी भी किसी भी साल में CD बैलेंस देखेंगे तो वो क्या शो कर रहा होगा? उस वक्त तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, एक्यूमुलेटेड। ये वाला तरीका, इसमें कोई भी बचपन की कंफ्यूजन। हाँ जी जी बता रहा हूँ यार, बता। नहीं अभी नहीं होगा, ज्यादा हिलोगे नहीं तो मिक्स नहीं होगा। नहीं होगा यार, नहीं होगा। नेट वाला तरीका बता रहा हूं। एसेट खरीदा तो 180, फिर पहले साल की डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट ही क्रेडिट।
फिर दूसरे साल की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट ही क्रेडिट, और तीसरे साल में फिर डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट ही क्रेडिट। डेप्रिसिएशन चूंकि एक एक्सपेंस अकाउंट है तो वो मैं नहीं बना रहा, वो तो जो बनता होगा हर साल पीएनएल में चला जाता होगा, मैं एसेट अकाउंट बनाता हूं। हाँ जी, ईयर 1 में ये डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट हो गया, सीडी रह गया 120। अगले साल ये सीडी बन गया बीडी, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, दूसरे साल का सीडी आ गया 60, तीसरे साल ये सीडी बीडी बन गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, एसेट क्रेडिट, इस तरीके को एसेट नेट अमाउंट पे कैरी हो रहा है कहते ही इसलिए है क्योंकि एसेट अकाउंट के अंदर ही हमें नेट बुक वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट है ही नहीं, एसेट ही नेट होता चला जा रहा है। तो एसेट ही डेप्रिशिएट होकर एसेट ही क्रेडिट हो रहा है, इसलिए एसेट का सीडी बैलेंस ही उसकी नेट बुक वैल्यू बनता जा रहा है। अच्छा, जो टॉपिक नए होंगे चलो वो तो नए होंगे, लेकिन जो आपने जिंदगी में पहले पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड को बचपन की कंफ्यूजन भी हुआ करें तो पूछ लिया करें। यहां तक अभी तक जितना पढ़ा डेप्रिसिएशन I-16 यहां तक ओके है? ठीक है। हाँ भाई, वो जो नेट वाला पूछ रहे थे ना आप, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ? समझ नहीं आई? तो आप लोग अभी से सीरियस हो जाएं। असल में IS 16 पूरा का पूरा FAR 1 में दोबारा है, और मुझे तो फिर सारा ही पढ़ाना है, लेकिन ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं आपने, बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते जा रहे हैं हम, लेकिन भारत कराना तो सारा ही। पहले IR 1 में सिर्फ इसका एक पोर्शन था, रिवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर, अब ये पूरा का पूरा फिर शामिल हो गया। इंट्रो में एक चैप्टर होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।